Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to understand chapter that is our environment. Okay, let's move ahead. What we are going to cover in this chapter, that is meaning of environment, types of environment, that is natural environment and human made environment. There are two types of environment. Then adverse effect of human activities on environment. Adverse effect का मतलब क्या होता है? बुरे या हानिकारक इफेक्ट जो होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से. इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है. स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट से. एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सारे जो भी जानवर हैं, इंसान हैं जो ब्रीथ कर सकते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. और वो ऑपरेट जैसे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं वो कुछ भी हो सकता है और उसमें जो जो कंसिस्ट होता है, जैसे कि पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एंड नेचर. हम जनरली ये बात करते हैं कि इस जगह का एनवायरनमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं था, इस जगह का एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा था. तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, उस वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का नेचर, वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट होता है. द सराउंडिंग्स और द कंडीशंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव और ऑपरेट. ऑपरेट का मतलब जैसे हम वर्क कर सकते हैं, ऑक्सीजन हमें चाहिए ब्रीथिंग के लिए, तो ये क्या होता है? ऑपरेट करा रहा है क्या है? एनवायरनमेंट हमें. द सराउंडिंग कैन कंसिस्ट ऑफ पीपल. जो ही सराउंडिंग है वो क्या किससे कंसिस्ट होती है? पीपल, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड नेचर. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. और ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के. पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल, नेचर, ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ components of environment. The word environment is not only relates to the study of various components, but it also deals with the interrelationship between human and environment. तो इसमें क्या बताया गया है कि environment सिर्फ components से है ये नहीं है, लेकिन असली उसका मतलब क्या होता है कि वो humans एक relationship भी दिखाता है किसके बीच में? human और environment में. जैसे environment पर कैसे dependent है हम humans. ओके, लेट्स मूव अहेड. एनवायरनमेंट किस पे बेस्ड है? दोनों, नेचुरल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. अभी हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में देखा कि एनवायरनमेंट कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी नेचुरल चीज़ें हमारी, माउंटेन, रिवर, वेजिटेशन, जो भी सारे नेचुरल चीज़ें वो किस में आएंगी? नेचुरल एनवायरनमेंट में. और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे रोड हो गए, फैक्ट्रीज हो गई. उसके बाद जो भी ह्यूमंस ने, हम इंसानों ने जो चीज़ें क्रिएट की हैं, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारी किस में आएंगी? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में. और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें ऑलरेडी जो माउंटेन है, ओशियंस हैं, सन है और जो गैसेस हैं, वो सारी किस में आएंगी? हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट में. Human environment are industries, roads, buildings, transport, network, etc. The natural and human made environment component of the environment change from time to time as they interact with each other. ये क्या होते हैं? जैसे जैसे नेचुरल और ह्यूमन मेड वो होती हैं एनवायरनमेंट इंटरेक्ट करते हैं, वैसे वैसे उस टाइम के साथ वो चेंज भी होते रहते हैं. अब एक भी बहुत ब्यूटीफुल सा पिक्चर बना हुआ है, इसको समझते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? सबसे पहले एनवायरनमेंट दो टाइप का है, नेचुरल और ह्यूमन मेड. अब नेचुरल में क्या आता है? वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं, एयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लैंड, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, और लास्ट क्या आता है? इकोसिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बायोस्फीयर. लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बायोस्फीयर. तो हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े नेचुरल के? वाटर दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर एंड लास्ट इज लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मतलब हम एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब इसमें आते हैं बायोस्फीयर में. वैसे ह्यूमन मेड थिंग्स में क्या आ जाता है? बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? जो भी हम लोग ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये सारे क्या हैं? मॉन्यूमेंट्स हैं. ओके, अब सबसे पहला कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. फर्स्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज नेचुरल
environment. Natural environment include biotic and abiotic components. Biotic components कौन से होते हैं? जो ब्रीथ कर सकते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो ब्रीथ नहीं कर सकते. बायोटिक में क्या आ जाएगा? प्लांट्स आ जाएंगे. अबायोटिक में क्या हो जाएगा? रिवर, माउंटेन, प्लेन्स, ये सब क्या आ जाएंगे? अबायोटिक कंपोनेंट्स में. और इसके बारे में हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं. नाउ लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर ऊपर हमने क्या पढ़ा? लैंड से रिलेटेड है. द रॉकी आउटर, लिथोस्फीयर क्या होता है? लैंड से ही वो कंप्राइज्ड है. तो द रॉकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, मतलब जो लैंड है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर किससे कंसिस्ट होती है? रॉक्स और मिनरल से, इसीलिए उसको और क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. उसी लैंड को, लिथोस्फीयर को, और क्या बोला जाता है? सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, क्योंकि उसी में सैंड के थ्रू क्या है? रॉक्स और मिनरल सारे कंसिस्ट होते हैं. रॉक्स और मिनरल्स होते हैं, इसीलिए हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि एनिमल ग्रेजिंग, ग्रास ग्रो हो सकती है. वो किसके कारण है? क्योंकि वो मिनरल्स और रॉक्स के कारण ही पॉसिबल है. वो थिन लेयर ऑफ सॉइल से भी कवर करता है. This layer is irregular and has various landform like mountain, plateau, valleys and plains. अब इसमें irregular का मतलब क्या हुआ? कि जो लैंड है वो एक ही फॉर्म का नहीं होता, सीधा सीधा ही लैंड नहीं होता. लैंड के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि वो माउंटेन है, प्लेटू है, वैलीज है और प्लेन्स है. अब ये सब क्या है? मैं आपको इमेज से दिखाऊंगी. ये देखिए, ये प्लेन्स हैं. दिस इज़ द प्लेन लैंड फॉर्म. फिर ये क्या है? ये माउंटेन्स हैं, दिख रहा है आपको. देन थर्ड, दिस इज वैलीज. इन्हीं को वैलीज बोला जाता है. ये माउंटेन्स हैं, पहाड़, और इसके बाद ये क्या है? प्लेन्स. ये क्या है? अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं. जो लैंड हम देखते हैं वो प्लेन रोड नहीं, वो अलग अलग फॉर्म्स में भी होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया. लिथोस्फीयर इज ओनली डोमेन. अच्छा, कौन से डोमेन्स होते हैं? कितने डोमेन्स हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के? लैंड, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एंड फोर्थ वन इज, कौन से 4 पढ़े हमने अभी? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. ये क्या है? सारे डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, ये ओनली डोमेन है, मतलब इकलौता ऐसा डोमेन है लिथोस्फीयर जिसमें ग्रेजिंग हो सकती है. ग्रेजिंग मतलब एनिमल्स की ग्रेजिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, मिनरल्स हैं, और उस पर फॉरेस्ट है. और ये ह्यूमन सेटलमेंट मतलब ह्यूमन्स की रहने की जगह भी यही दे सकता है, और कोई डोमेन नहीं दे सकता. सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जो भी पानी से रिलेटेड हैं और जो भी एलिमेंट्स वाटर कंसिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि रिवर, लेक, सीज और ओशन, ये सारे क्या हैं? हाइड्रोस्फीयर हैं. और वाटर हमको कितने फॉर्म्स में मिलता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड में कैसे मिलता है? आइस के फॉर्म में, और लिक्विड में वाटर के फॉर्म में, गैस में वाटर वेपर के फॉर्म में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स. और वाटर के बिना किसी की भी लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं है. सर्वाइवल के लिए सभी को ही पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बेटा, इसमें जो भी दिखाया गया है इस इमेज में, आप ढंग से देखिए, ये पूरी वाटर साइकिल दिखाई गई है. अब इसमें क्या है? ये ओशन है, हाइड्रोस्फीयर है, रिवर डिस्चार्ज हो रही है, उसके बाद ये स्टीम के थ्रू वाटर वेपर हो रहा है, फिर उसके बाद वाटर वेपर से क्या हो रहा है? क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं. यही क्लाउड्स क्या होते हैं? माउंटेन से टकराते हैं. टकराने के बाद क्लाउड्स फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं. उसके बाद क्या होता है? ये टकराते हैं और रेन के फॉर्म में क्या होता है कि वो नीचे आते हैं. समझ आ गई आपको ये सब? और ये स्टोरेज ऑफ वाटर एज आइस एंड स्नो, वो माउंटेन्स में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आइस के फॉर्म में बन जाते हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, और एयर जो पूरे अर्थ को सराउंड करती है उसको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर. और यही एटमॉस्फेयर क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी होल्ड करता है. एटमॉस्फेयर किससे प्रोटेक्ट करता है हमें? हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारे पास डायरेक्ट रेस ऑफ सन आती. डायरेक्ट रेस ऑफ सन आने के कारण वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हमारी पूरी जो स्किन है वो जलने लगती.
और किसके कारण हम प्रोटेक्टेड हैं? एटमॉस्फेयर के कारण ही हम प्रोटेक्टेड हैं। सारे मिक्सचर है, ये एटमॉस्फेयर मिक्सचर होता है सारे गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का और वाटर वेपर का। कोई भी चेंज जो एटमॉस्फेयर में होता है, वेदर में चेंज हो, क्लाइमेट में चेंज हो, वो किसके कारण होता है? एटमॉस्फेयर के कारण ही होता है। एटमॉस्फेयर के कारण ही और वाटर के कारण ही हमारे क्या है, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। हम बिना पानी और बिना एटमॉस्फेयर के सर्वाइव नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर में ही हमारी इंपॉर्टेंट गैसेस है जिससे हम ब्रीथ कर सकते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर के कारण ही पॉसिबल है। सिमिलरली प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन वो क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। ये भी एटमॉस्फेयर के कारण ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। तो बिना पानी और एटमॉस्फेयर के प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। 5 इंपॉर्टेंट लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की। बेटा इसमें डिटेल्स नहीं दी गई है, लेकिन आपको शॉर्ट में आपको डिटेल्स बताऊंगी। ट्रोपोस्फेयर सब ऐसी लेयर है जिसके कारण हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर है जो जिससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और यही लेयर है जिसके कारण क्या होता है कि हमारी लाइफ पॉसिबल है। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर आप देख सकते हो बॉटम से सेकेंड लेयर है, जहाँ जो ओजोन से प्रोटेक्ट करती है हमें। मतलब जो भी डायरेक्ट रेस ऑफ सन आती हैं वो हम तक ना पहुँचे, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट ना करे, अर्थ का एनवायरनमेंट ना स्पॉइल करे, उससे हमें प्रोटेक्ट ये करती स्ट्रेटोस्फेयर करती है। उसके बाद थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। बेटा इस लेयर पर ही क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर भी एक ऐसी लेयर है जिसके कारण स्मूथ जो एरोप्लेन उड़ पा रहा है, फ्लाई कर पा रहा है आसमान में, वो इसी लेयर के कारण पॉसिबल है। मेसोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसमें बहुत कम कंपोनेंट्स हैं, यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस अवेलेबल होती हैं। और थर्मोस्फेयर उसके बाद की लेयर है, दैट इज़ फोर्थ लेयर। और एग्जॉस्फेयर ऐसी लेयर है जो क्या करती है, डायरेक्टली स्पेस से कनेक्ट करती है और स्पेस से हमें कनेक्ट करती है। ओके, नाउ कमिंग टू बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का मतलब क्या होता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड क्या है हमारा, जो भी है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब किससे कंसिस्ट होता है? इन्हीं सबको क्या कहा जाता है? बायोस्फेयर कहा जाता है। उसके बाद यही एक बायोस्फेयर है जो लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को क्या करता है? द नैरो जोन वेयर लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर मीट with atmosphere is called biosphere. The word biosphere comes from the Greek word that is bios, which means life, and then Latin word sphere, which means total range. Biosphere consists of the plant animal kingdom and is also called living world. Biosphere को क्या कहा जाता है? living world, क्योंकि biosphere का मतलब ही क्या होता है? हमने मतलब से बायोस का मतलब लाइफ, जिनमें लाइफ हो, जो क्या कर रहे हो, सर्वाइव करते हो, जीते हो, उनको क्या कहा जाता है? बायो। और स्फेयर का मतलब होता है टोटल रेंज। तो जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बायोस्फेयर। ओके, नाउ कमिंग टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम में जो सारी जो हमने चीज़ें पढ़ी उनको इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? हम ये बात जानते हैं कि सारे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, एक दूसरे पर क्या है? पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते तभी हम वो क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। इसीलिए हमें कई बार बोला जाता है कि बहुत सारे प्लांट्स हमें ग्रो करने चाहिए। वैसे ही एनिमल्स किस पर डिपेंडेंट है? हम ह्यूमन बींग्स पर डिपेंडेंट है, या तो नेचर पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, वही उनका खाना है। तो इसी इंटरडिपेंडेंस को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। डिटेल में पढ़ते हैं इसको। वी नो दैट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द फूड एंड एग्जिस्टेंस। अपने एग्जिस्टेंस मतलब जो अपना सर्वाइवल है उनका, और अपने खाने के लिए क्या है? पूरी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो अ कम्युनिटी ऑफ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द कॉम्पैक्ट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब जो एक कम्युनिटी और ग्रुप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, जो एक साथ रहता है एनवायरनमेंट में, उसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है।
एक एग्जाम्पल दिया गया है स्मॉल पॉन्ड का, जहाँ पर सारे फिशेस, फ्रॉग्स, वाटर प्लांट्स लाइक लोटस और लिली रहते हैं, और इस एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट है, या जो हमारा इन्वायरमेंट है उन सबको एक साथ कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, ecosystem. The ecosystem is complex as there has to be a balance between thousands of species so they can coexist. मतलब एक साथ सबका सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है, ये कौन पॉसिबल कर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सिर्फ एनवायरनमेंट के कारण ही पॉसिबल है। तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या करता है, बैलेंस, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा बैलेंस क्रिएट करता है कि जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज़ जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स सारे एक साथ को एग्जिस्ट, एक साथ सर्वाइव कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, अब हमने पूरा क्या पढ़ लिया था, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, उसके बाद हमने सेकेंडली हमने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर जो वाटर से रिलेटेड था, थर्ड हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर जो गैसेस और सब कंप्राइज करते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़ी हमने, उसके बाद हमने पढ़ा बायोस्फीयर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से पे बेस्ड है, और इकोसिस्टम पढ़ा जो कि जो सारे ये डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट है उनको कैसे क्या करता है, एक साथ को एग्जिस्ट करवाता है, जिससे सारे स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल पॉसिबल हो। उसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, दैट इज़ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी हमने रोड्स देखे हैं, कंस्ट्रक्शंस देखे हैं, फैक्ट्रीज़ देखी हैं, जो भी ह्यूमन ने क्रिएट किया है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ environment and are influenced by it मतलब पूरे के पूरे उस पर डिपेंडेंट होते हैं। they were totally dependent on their surrounding from an early period, बहुत अर्ली पीरियड मतलब जो स्टार्टिंग अर्ली पीरियड था तब से ही क्या है, वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है। they were gatherers मतलब इकट्ठा करने वाले, सारे उनका फूड का सोर्स क्या होता था कि वो अलग अलग जगह से खाना इकट्ठा कर करके खाते थे, और gathered food. They dependent on the environment for food, shelter, but they adapted to the environment and didn't change it. Over a period of time, इसमें क्या बताया गया है कि पूरी तरीके से क्या है, एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है, फूड के लिए, खाने के लिए, शेल्टर रहने के लिए। They adapted to their environment, और इस एनवायरनमेंट ने वो क्या कर लिया, वो अडेप्ट हो गए और अपने आप को नहीं बदला। पर जैसे जैसे टाइम बदला, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, रिलेशन जो था ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत बदल गया। पहले तो बिल्कुल ही नहीं बदला था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो बदलने लगा। जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, क्या हो गया, हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो उनके रहने के लिए क्या होने लगा, उनके खाने के लिए कल्टीवेशन बढ़ गया, मतलब कि एग्रीकल्चर का काम और बढ़ गया, एक्सपांडेड मतलब बढ़ गया। उसके बाद उनके रहने और खाने की जगह बढ़ गई, तो जिसके कारण क्या हुआ, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए। टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन के मतलब जैसे लोग बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो उनकी डिमांड्स को, मतलब अब उनकी डिमांड्स क्या होती है, लोग बढ़ेंगे तो खाना खाने वाले लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खाना ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद उनके रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए रहेगी, तो फिर हमको उसके लिए ज़्यादा लैंड चाहिए रहेगा, तो उसके कारण फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। फॉर फायरवुड कंस्ट्रक्शन, फायरवुड का कंस्ट्रक्शन मतलब खाना कैसे बनेगा, तो उसको जलाने के लिए भी लकड़ियाँ चाहिए, उसके कारण फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। फर्नीचर बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, और इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए भी फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़मीन तो चाहिए ना, जितनी ज़्यादा जगह घर बनेंगे, जितनी ज़्यादा वो इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, उतने ज़्यादा हम लोग को लैंड चाहिए रहेगी, तो उसके कारण क्या होने लगा, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट को काटना। डिप्राइव्ड वाइल्ड एनिमल्स, अब क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन से अगर फॉरेस्ट कटते जाएंगे तो एनिमल्स की रहने की जगह क्या कौन सी बनेगी, तो उससे क्या होने लगा, एनिमल्स डिप्राइव होने लगे, एनिमल्स को रहने की जगह नहीं मिल रही थी। एनिमल्स खाना के लिए मतलब
नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो तो एनिमल्स ही खाएंगे, तो एनिमल्स को मारना शुरू कर दिया गया खाने के लिए, उनकी स्किन से अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। और उसके बाद कुछ टाइम तो फन फॉर एक्टिविटी। पहले के ज़माने में, राजा महाराजाओं के ज़माने में क्या होता था, हंटिंग बहुत प्रेस्टिजियस मानी जाती थी। इस मतलब जिसने हंटिंग की वो बहुत महान माना जाता था, या फॉर फन एक्टिविटीज़ भी हंटिंग अक्सर की जाती थी बड़े बड़े राजाओं द्वारा, तो उस लिए भी एनिमल्स को मारा जाता था और ये एंटरटेनिंग स्पोर्ट बन गया था उस टाइम का। ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड हार्म टू वाइल्ड लाइफ, द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट वॉज डिस्ट्रप्टेड। अब ये सब होने लगा कि एनिमल्स को मारने लगे, फॉरेस्ट कटने लगे, अपने सेल्फिश हो गया था ह्यूमन बींग, तो इसके कारण क्या हो गया, एनवायरनमेंट पूरा का पूरा डिस्टर्ब होने लगा। इफ़ ह्यूमन बींग्स डू नॉट स्टॉप, अगर ह्यूमन बींग्स ने ऐसे काम करना नहीं छोड़े, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटिंग मतलब ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपने सेल्फिश होने के कारण, अपने ज़रूरतों के कारण एनवायरनमेंट को हार्म करना जैसे उन्होंने शुरू किया है, वो उस चीज़ से नहीं रुके तो उनका एग्जिस्टेंस भी, उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन दिया था कि एडवर्स का मतलब क्या होता है, बुरे इफेक्ट। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट काटना, एनिमल्स को मारना, एनवायरनमेंट इससे पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि एनवायरनमेंट पूरी क्या है, एक दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। उसका एक भी फैक्टर कम होने लगा या बढ़ने लगा तो उससे क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फॉरेस्ट काटना और एनिमल्स को मारना, अननेसेसरी क्या करना, जगह इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करते जाना, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो नहीं होनी चाहिए, उससे वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो हमने अभी भी पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, देन लिथोस्फेयर, ये सबको ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ओवर यूज़ अगर इसका करने लगा तो वो पूरी तरीके से क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। और इस कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब प्लांट्स कट रहे हैं तो उसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने के चांसेस पूरी तरीके से हैं। उसके बाद क्या हो गया कि हम जितने सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, उसके कारण पूरी की पूरी सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है। हम लोग जो खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें भी पूरी की पूरी मिलावट है। और बहुत सारे ओजोन लेयर में क्या होने लगी है, डिप्लीशन होने लगा है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड द फॉलोइंग मैनर। इनअप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज तो सेटअप हो गई, तो उससे जो गंदा वेस्ट निकलता है, केमिकल्स वाला वेस्ट निकलता है, वो डायरेक्टली किस में जाता है, वाटर बॉडीज़ में जाता है। वाटर बॉडीज़ यानी रिवर, सी, ओशन, लेक्स में जाता है, और जो कि बहुत अनफिट है हमारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, फिशेस हो गए, जो भी पानी में रहते हैं जीव, तो उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया सर्वाइव करना। और जो हार्मफुल केमिकल्स जो डिस्पोज होते हैं इंडस्ट्री से, उससे प्लांट्स भी क्या होते हैं, पूरे के पूरे जल जाते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लीड टू द सॉइल एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब होता है एसिड में कन्वर्ट होना। अब इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उनके खाने का हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं कि ऑर्गेनिकली वो धीरे धीरे ग्रो हो। तो उसमें पेस्टिसाइड्स डाल दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स डाल दिए जाते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए। तो इससे क्या होता है, सॉइल की पूरी क्वालिटी ख़राब हो जा रही है, और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे के पूरे ख़त्म हो रहे हैं। डिप्लीट मतलब ख़त्म हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड सॉइल लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स काटना, इससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है और लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मैंने आपको बताया फर्टिलिटी मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे सॉइल की क्वालिटी पूरी ख़राब हो रही है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड एक्सटेंट इन द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके कारण वाइल्ड लाइफ मतलब जो एनिमल्स हैं उनको रहने की जगह नहीं मिल रही है, और इसके कारण क्या हो रहा है, एनिमल्स में एक्सटेंशन मतलब एनिमल्स की जो प्रजाति है वो ख़त्म होती जा रही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लड, और इसके कारण क्या हुआ है, बहुत सारे फ्लड्स, ड्रॉट, लैंडस्लाइड्स में क्या हो गया है, बहुत सारा इंक्रीज़ हो गया। ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ना। फ्लड क्या होता है, एक्सेसिव बाढ़ आना।
उसके बाद लैंडस्लाइड्स एंड अदर एडवर्स इफेक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़, अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ये सारे कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के एक्सप्लॉइटेशन के कारण हो रही हैं। इसमें एक और पॉइंट हमने ऊपर देखा, मैंने शायद मिस करवा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल टू अस फॉर यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100% पानी में से सिर्फ हम कितना यूज़ कर सकते हैं, हमारे यूज़ के लिए कितना होता है, 0.3% ही अवेलेबल है हमारे यूज़ के लिए। बाकी वाटर हमारे यूज़ का नहीं होता है, वो हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं होता है। ओके, दिस वॉज द वीडियो chapter. If you have any doubt, please do write in the comment section.